हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक की बात करेंगे जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा। जे स्ट्रोक क्या होता है, तो स्ट्रोक के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोक एंड इट्स टाइप और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। स्ट्रोक में मीन्स क्या, तो स्ट्रोक किस प्रकार के होते हैं। स्ट्रोक तो सब लोग जानते हैं जो स्ट्रोक आया है, क्या आया है, स्ट्रोक आया है, या बहुत लोग बोलते हैं क्या, तो ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ब्रेन हेमरेज हो गया या स्ट्रोक है, तो इसको हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। जो उसमें होता क्या है, स्ट्रोक में होता क्या है और उसका सिम्टम्स क्या दिखता है और वो किसके वजह से होता है उसकी बात करेंगे। एंड इसका पीटी मैनेजमेंट जानेंगे, जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि हर एक चीज जो है पॉइंट वो क्लियर समझ में आए। तो फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक को जनरली क्या जानते हैं, जो ब्रेन हेमरेज होना या ब्रेन टिश्यू का सेल डेथ कर जाना, जिसके वजह से क्या होता है, पैरालाइज होता है। जिसके वजह से क्या होते हैं, तो इसका सिम्टम्स दिखता है पैरालिसिस या पैरालाइज हो जाना। तो इसमें हम जानेंगे। तो स्ट्रोक के मेन टू टाइप्स होते हैं। स्ट्रोक के कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक होता है इस्चेमिक और एक होता है हेमरेजिक। तो एक होता है इस्चेमिक। इस्चेमिक का मतलब क्या होगा, तो ये वर्ड होता है इस्चेमिक या इस्चेमिया। तो इस्चेमिया बोले या इस्चेमिक बोले, इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन सेल टिश्यू। सेल टिश्यू में जब क्या होता है, ब्लड का डेफिशिएंसी हो जाता है या कमी हो जाता है, तो उसके वजह से सेल क्या करता है, डेथ करने लगता है। डेथ करने लगेगा या डाई कर जाएगा, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, वो फंक्शन करना बंद कर देगा। तो वही सेम चीज क्या होता है, ब्रेन में होता है। तो ब्रेन के जो सेल जो वर्क कर रहे हैं, जिसके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ या एक्टिविटी जो कर रहा हूँ, ये सब कौन कर रहा है, तो ब्रेन सेल कर रहा है। ये मोटर कॉर्टेक्स एरिया होता है, इसके वजह से कोई भी फंक्शन करते हैं तो ये सेल जो है वो वर्क कर रहा है। तो उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो न्यूट्रिशन मिल रहा है। न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, तो ब्लड दे रहा है। ब्लड वेसल्स के थ्रू उसको क्या है, ब्लड न्यूट्रिशन दे रहा है, जिसकी वजह से वो अपना वर्क कर रहा है। जब उसको क्या है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वर्क करना बंद कर देगा। तो वर्क जैसे ही वो सेल वर्क करना बंद करेगा, तो उसका असर कहाँ दिखेगा, तो एक्टिविटी पे। जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो यही सेम केस होता है क्या, किसमें, तो स्ट्रोक में। तो स्ट्रोक में ये सब सारे केस आते हैं, जिससे की वजह से क्या होते हैं, पैरालिसिस होते हैं। तो बात करते हैं मेन टू टाइप्स की बात करते हैं स्ट्रोक में। तो मेन टू टाइप्स होते हैं, जिसमें हम जानेंगे इस्चेमिक स्ट्रोक। फर्स्ट होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसका परसेंटेज कितना होता है, 87%। 87% जो होता है होने का चांस क्या रहेगा, तो स्ट्रोक में होगा। तो इस्चेमिक और स्ट्रोक होगा। इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होगा, ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, रुकावट होता है, या ब्लड वेसल्स क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। तो ये सब की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो ये सब की वजह से जब ब्लड क्या होता है, डेफिशिएंसी होता है ब्लड को, तो उसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। उसको हम क्या बोलेंगे, इस्चेमिक स्ट्रोक बोलेंगे, जिसका परसेंटेज क्या होता है, 87%। 87% कहने का मतलब, अगर कहा जाए जो 10 व्यक्ति को क्या हुआ है, स्ट्रोक आया, तो 10 व्यक्ति को अगर स्ट्रोक आया है, तो उसमें से हो सकता है जो 8% जो है वो क्या हो सकता है, तो इस्चेमिक हो सकता है। उसको क्या है, तो ब्लड वेसल्स का कोई भी रैप्चर नहीं हुआ है, उसको क्या हो गया है, ब्लड वेसल्स की नली में रुकावट की वजह से या ब्लड वेसल्स के नैरो होने की वजह से, तो ये सब की वजह से क्या हो सकता है, उसका स्ट्रोक आया होगा। तो स्ट्रोक आने का ये जो हो 8% क्या होगा, इस्चेमिक होगा, और यहाँ पे 2% जो होगा वो उसकी संभावना क्या है, हेमरेजिक है। तो यहाँ पर इसका रेशियो क्या होगा, 8, ये रेशियो होगा इसका। तो रेशियो है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका कॉजेज क्या होगा, तो कॉजेज होगा ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी। जब ब्लॉकेज होगा आर्टरी में, क्या होगा, ब्लॉकेज होगा। जब ब्लॉकेज होगा तो उसके वजह से क्या होगा, इस्चेमिक क्या होगा, इस्चेमिक स्ट्रोक आएंगे। ब्लॉकेज अब कैसा होगा, तो कोई क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पे क्या है, इसमें ब्लड सेल्स जो है वो पास कर रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, कोई इम्बोलस बन गया, ठीक है, इम्बोलस बन गया, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड को जाना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। ये इम्बोलस जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, या हम कह सकते हैं थ्रोम्बस कह सकते हैं, थ्रोम्बस, इम्बोलस,
तो ये सब जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जो सेल टिश्यू है उसको क्या होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, ब्लड वेसल्स क्योंकि जा ही नहीं रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, तो ये क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा। तो यहाँ का सेल टिश्यू क्या करेगा, डेथ कर जाएगा। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रोक का मतलब आता है ब्रेन। मेरे क्या है, माइंड में आना चाहिए ब्रेन, ब्रेन से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। तो स्ट्रोक का मतलब यह ब्रेन में कुछ ना कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है वो हम एक एक करके बात करेंगे। तो ये क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जब ब्लड वेसल्स क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है, उसके वजह से हमारा जो है जो लोकलाइज या पार्टिकुलर एरिया में क्या होता है, ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से सेल टिश्यू जब डेथ करता है तो उसको बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस्केमिक स्ट्रोक बोलेंगे, जिसका परसेंटेज वैल्यू है 87%। उसके बाद इसका क्या होता है, कॉजेज बात किया, ब्लॉकेज ऑफ एन आर्टरी। ब्लॉकेज क्या होगा, आर्टरी में जब ब्लॉकेज होगा तो उसकी वजह से क्या होते हैं, इस्केमिक क्या होते हैं, स्ट्रोक आते हैं। लाइक क्लोजेज पाइप, जैसे कि हम कह सकते हैं कैसा हो सकता है, क्लोजेज पाइप। पाइप जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोजेज हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो उसके वजह से हो सकता है ब्लड कैन नॉट रीच ब्रेन। क्या होगा, ब्रेन में जो है सो वो ब्लड सही से नहीं पहुंचने की वजह से भी ये स्ट्रोक आ सकते हैं। दूसरा क्या है, सेल सर्व एंड डाइट। क्या कर सकता है, सेल जो है किसी भी कारण से क्या कर सकता है, सर्व नहीं करता है। तो जब वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, डेथ कर जाएगा। तो डेथ करेगा तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, तो इस्केमिक स्ट्रोक क्रिएट होगा। उसके बाद बात करते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसका परसेंटेज वैल्यू है कितना, तो 13%। यहाँ 87% क्या है, तो इस्केमिक है। एंड हेमरेजिक कितना है, तो 13% जो है वो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं। जिसका कॉजेज क्या होता है, तो कॉजेज बाय ब्लीडिंग व्हेन द ब्लड वेसल्स रैप्चर। इसका कॉजेज क्या होता है, ब्लड वेसल्स के रैप्चर होने। ब्लड वेसल्स जब रैप्चर होगा ब्रेन में, इनसाइड द ब्रेन, तो वहां पे क्या होगा, हेमरेजिक स्ट्रोक। उसको हम क्या बोलेंगे, हेमरेज। हेमरेज का मतलब ही होता है रैप्चर करना। तो रैप्चर क्या होगा, तो ब्लड वेसल होगा। ब्लड वेसल कहाँ का रैप्चर होगा, तो वो इनसाइड द ब्रेन, ब्रेन के अंदर का ब्लड वेसल्स क्या होगा, रैप्चर होगा। तो उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। इसका परसेंटेज कितना होता है, होने का परसेंटेज है इसका कितना है, तो 13%। 13% ही चांसेस है जो वो बंदे को क्या हो सकता है, तो हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। नहीं तो ज्यादातर लोगों को क्या होता है, तो इस्केमिक स्ट्रोक आते हैं। तो यहाँ पे बात अभी कर रहे हैं स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक की, जिसका क्या होता है, लाइक अ बर्स्ट पाइप। इसमें क्या होता है, लाइक अ बर्स्ट पाइप मींस क्या, पाइप का फट जाना, पाइप का फट जाना, ब्लड वेसल्स को रैप्चर कर जाना या फट जाना। उसके वजह से हो सकता है ब्लड फूड्स ब्रेन, क्या है, ब्लड को क्या है सही तरीके से क्या है, तो उसको फूड्स नहीं मिलने के कारण। उसके बाद प्रेशर डैमेज सेल, उसके बाद जो वो प्रेशर जो होता है वो डैमेज करता है किसको, सेल को। तो सेल को जब डैमेज करेगा तो उसके वजह से क्या आएगा, इस्केमिक स्ट्रोक आते हैं। उसके बाद सिम्टम्स, सेम सिम्टम्स बट डिफरेंट कॉजेज। ये दोनों जो है इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक, ये दोनों का सिम्टम्स क्या होते हैं, सेम रहते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, तो सेम होंगे। तो सिम्टम्स क्यों सेम होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर रहा है, मूवमेंट को कर रहा है, सेंसेशन को लॉस कर रहा है, जो भी हमारा वोलेंटरी कंट्रोल है उसको क्या कर रहा है, ये उसमें दिक्कत दे रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर रहा है, किसको, तो वोलेंटरी कंट्रोल को ये अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये जो है, चाहे वो इस्केमिक स्ट्रोक हो चाहे वो हेमरेजिक स्ट्रोक हो, इसका सिम्टम्स से मिलेगा, इसका सिम्टम्स से मिलेगा। बट क्या होगा, कॉजेज जो है वो डिफरेंट होगा। अब ये कॉजेज को डिफरेंट कैसे हम बोलेंगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब किया जाता है, जिसके वजह से वहां पे देखा जाता है जो क्या ब्लड वेसल्स रैप्चर हुआ है या फिर वहां पे इस्केमिक स्ट्रोक आया है। तो ये सब को आइडेंटिफाई करने के लिए सीटी स्कैन टेल्स द डिफरेंस। ये जो है क्या करता है, जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो करने वाले कौन है, तो सीटी स्कैन। तो उसको क्या किया जाता है, सीटी स्कैन करवाया जाता है ताकि दोनों में डिफरेंशिएट कर सके। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट प्लानिंग जो होता है अकॉर्डिंग टू क्या, तो इसका कॉजेज की वजह से किस कारण से ये जो है से अटैक आया है, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। तो
स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसको क्या जानेंगे, कॉज जानेंगे। और कॉज जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं। तो ये हो गया यहाँ तक की बात कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। उसके बाद इस्केमिक स्ट्रोक की बात करें तो इस्केमिक कहने का मतलब क्या, ब्लड वेसल्स का डेफिशिएंसी होना या ब्लॉकेज ऑफ क्या है, आर्टरी। तो ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी की वजह से क्या होता है, इस्केमिक स्ट्रोक आते हैं। तो इसके टाइप्स की बात करेंगे, सब 2 टाइप्स होते हैं इसके, जिसका पहला आता है थ्रोम्बोटिक। पहला आता है थ्रोम्बोटिक। थ्रोम्बोटिक में क्या होता है कि क्लॉट फ्रॉम इन अ ब्रेन। क्या होता है, क्लॉट जो ब्लड वेसल्स जो क्लॉट कर जाते हैं वो किस में करते हैं, तो फॉर्म इन ब्रेन। ब्रेन में क्या करते हैं, जब ब्लड वेसल्स क्लॉट कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोटिक। थ्रोम्बोटिक बोलते हैं ब्लड क्लॉट डेवलप्स इन द ब्लड वेसल्स इनसाइड द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो होते हैं ब्लड वेसल्स में क्या होता है, थ्रोम्बस जब बन जाता है या ब्लड क्लॉट कर जाता है तो उसके कारण जो अटैक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये सब टाइप की बात कर रहे हैं जो यूजुअली फ्रॉम अथेरोस्क्लेरोसिस, जो किसका कारण होता है, किसके वजह से, तो अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो एक्स्ट्रा एंड डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उसमें क्या करता है, डिपोजिट कर जाता है ब्लड वेसल्स में, मींस क्या, आर्टरी में जब वो डिपोजिट कर जाता है तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये हो सकता है मे हैव इन वार्निंग TIAS, जिसको ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये हो सकता है। उसके बाद ग्रेजुअल ऑनसेट, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या हो सकता है, ग्रेजुअल एंड ऑनसेट हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं इम्बोलिक। इम्बोलिक करने का मतलब पहले बात किए थे, थ्रोम्बस हो सकता है, इम्बोलस बन सकता है ब्लड वेसल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। उसके बाद इस्केमिक स्ट्रोक की बात करते हैं। ये इस्केमिक और जो है वो क्या है, थ्रोम्बोटिक। ये जो सब टाइप किसका है, तो इस्केमिक स्ट्रोक का सब टाइप है क्या, तो थ्रोम्बोटिक और इम्बोलिक। तो क्लॉट ट्रेवल्स इन द टू द ब्रेन। ये जो है क्लॉट जो है वो ट्रेवल्स करता है कहाँ, तो ब्रेन में। ब्रेन में क्या करता है, ट्रेवल्स करता है ये इम्बोलस। इम्बोलस क्या होता है, तो एक क्या है, ब्लड का ही पार्ट्स होता है जो क्लॉट करके ब्लड वेसल्स में क्या करता है, तैरते रहता है, ट्रेवल करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इम्बोलस बोलते हैं। ब्लड क्लॉट और प्लक डेवरिस डेवलप, ये क्या करता है, प्लक डेवरिस करता है। ब्लड वेसल्स में क्या करता है, प्लक बनाता है। उसके बाद जो क्या करता है, इट्स वेयर इन द बॉडी एंड ट्रेवल्स टू द ब्रेन। जो क्या क्या करता है, बॉडी एंड ट्रेवल्स, बॉडी से ट्रेवल्स करते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है। वो इम्बोलस जो क्या करता है, तो क्रिएट करता है ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज क्रिएट करता है कहाँ, तो इनसाइड द ब्रेन। उसके बाद ऑफन क्या है, फ्रॉम द हार्ट। ये कहाँ से हो सकता है, तो हार्ट में से भी हो सकता है। ये कहाँ से हो सकता है, तो हार्ट से भी हो सकता है शुरुआत इसका। उसके बाद क्या है, अबाउट 15% अकर इन द पीपल विद द आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। इसमें क्या होता है, 15% जो पेशेंट होते हैं, पीपल्स होते हैं, उसमें क्या हो, किसका प्रॉब्लम होता है, तो आर्टेरियल फाइब्रिलेशन। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन के प्रॉब्लम से भी की भी वजह से ये क्या होता है, इम्बोलिक होते हैं। उसके बाद सडन ऑनसेट नो वार्निंग। ये क्या होता है, अचानक से होते हैं और इसमें क्या होता है, कोई वार्निंग नहीं होता है। इसमें कोई वार्निंग मतलब बॉडी कोई साइन सिम्टम्स जो है वो शो नहीं करता है। किसमें, तो इम्बोलिक में। तो इम्बोलिक स्ट्रोक में कोई वार्निंग क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद TIAS, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में क्या होता है, मिनी स्ट्रोक आते हैं। इसमें क्या होता है, स्ट्रोक जो होता है वो मिनी होता है, जो क्या करता है, सिम्टम्स लास्ट लेस देन क्या है, 24 आवर्स, वार्निंग साइन में अकर। ये क्या हो सकता है, जो मिनी स्ट्रोक जो आते हैं वो 24 घंटे के क्या होते हैं, अंदर में आते हैं। 24 घंटे के अंदर में आते हैं, जो वार्निंग साइन देते हैं किसका, तो ये होने का क्या, तो ये स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक होने का क्या करते हैं, वार्निंग साइन देते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, अब हेमरेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाता है, हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक की बात आते हैं तो हेमरेजिक स्ट्रोक के इसका भी सब 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें क्या आता है, इंट्रासेरेब्रल
हेमरेज आता है और दूसरा होता है सब आर्केनॉइड हेमरेज। तो फर्स्ट बात करते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, जिसको आईसीएच शॉर्ट में बोलते हैं, आईसीएच इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। तो इंट्रासेरेब्रल हेमरेज में क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लड वेसल्स विद इन द ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, कहाँ होता है, तो ब्लड वेसल से कहाँ होगा, तो विद इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर में क्या होता है, ब्लड वेसल से जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। कहाँ होगा, तो सेरेब्रम, सेरेब्रल, सेरेब्रल मीन्स क्या, सेरेब्रम जो एरिया होता है, सेरेब्रम ब्रम क्या है, ब्रेन का पार्ट है। तो सेरेब्रम या एंड सेरेबेलम ये सब डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे है इंट्रा सेरेब्रम, इंट्रा कहने का मतलब सेरेब्रम के बीच में, सेरेब्रम के बीच वाले जो एरिया होते हैं उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होने लगे तो उसको बोलते हैं इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज। ये हो गया। ये किसके वजह से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। दूसरा 45% मोर क्या है, मोरालिटी रेट आफ्टर 30 डेज, 30 डेज के बाद क्या होता है, इसका मोरालिटी रेट जो है वो क्या करता है, बढ़ जाता है। उसके बाद सडन रैपिड एंड सीवियर, ये जो होता है क्या होता है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज जो होता है वो सडन होता है और रैपिड होता है, मतलब एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, सीवियर होते हैं, बहुत ज्यादा ये सीवियर होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सब आर्केनॉइड हेमरेज, सब आर्केनॉइड हेमरेज जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएएच, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसएएच बोलते हैं, सब आर्केनॉइड हेमरेज। तो सब आर्केनॉइड हेमरेज में क्या होता है, ब्लीडिंग इन द सब आर्केनॉइड स्पेस। अब सब आर्केनॉइड स्पेस कहाँ पे होता है, तो ये होता है आर्केनॉइड स्पेस। तो अंदर में जब हम स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो बात करें मेनिंजेज, मेनिंजेज की बात करेंगे तो मेनिंजेज में ही आते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस, जिसमें क्या होते हैं हमारा CSF होते हैं, CSF इसी में होते हैं। तो इसमें हेमरेज होने की वजह से क्या होते हैं, मेम्ब्रेन एंड ब्रेन। तो क्या होता है, मेम्ब्रेन और ब्रेन के बीच में क्या होते हैं, सब आर्केनॉइड, सब आर्केनॉइड स्पेस होते हैं, ब्रेन और मेम्ब्रेन के बीच, मेनिंजेज के बीच जो स्पेस होते हैं उसको सब आर्केनॉइड स्पेस बोलते हैं। उसके बाद क्या है, ऑफन फ्रॉम द एन्यूरिज्म रैप्चर। अब एन्यूरिज्म क्या होता है, तो एन्यूरिज्म में रैप्चर आ जाता है। इसमें क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स में रैप्चर होने की वजह से क्या होता है, सब आर्केनॉइड हेमरेज होता है। उसके बाद वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ, ये क्या होते हैं, वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ। उसके बाद मेडिकल इमरजेंसी, उसके बाद इसमें क्या होते हैं, तो मेडिकल इमरजेंसी आते हैं, क्रिएट होते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट की बात करें, वाई टाइप्स ऑफ मैटर, इसमें टाइप्स जो है वो मैटर क्यों करता है, ट्रीटमेंट में टाइप्स मैटर क्यों करता है, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने बात किया है इसका स्ट्रोक 2 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद स्ट्रोक 2 टाइप्स में भी इस्केमिक स्ट्रोक का सब 2 टाइप्स होता है। उसके बाद हेमरेजिक स्ट्रोक का भी सब 2 टाइप्स होता है। तो इसका ट्रीटमेंट प्लानिंग जो होगा अकॉर्डिंग टू क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू कॉज एंड टाइप्स। तो अकॉर्डिंग टू कॉज एंड टाइप्स के देखते हुए इसका ट्रीटमेंट प्लान होगा। उसके बाद इस्केमिक में क्या होता है, तो ब्लॉकेज होता है। इस्केमिक में क्या होगा, तो ब्लॉकेज होगा। तो ब्लॉकेज में क्या होगा, क्लॉट ब्रस्टिंग ड्रग्स, इसमें क्या है, तो क्लॉट ब्रस्टिंग ड्रग्स दिए जाते हैं जो क्लॉट को क्या करता है, ब्रेक करता है, क्लॉट को ब्रेक करता है, वैसे ड्रग्स इसमें दिए जाते हैं। उसके बाद मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल थ्रोम्बोबेक्टोमी, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी किया जाता है, जिसको रिमूव ऑफ क्लॉट, इसको क्या किया जाता है, क्लॉट जो अंदर में जमा है उसको रिमूव किया जाता है। उसके बाद ब्लड थिनर दिया जाता है। उसके बाद ब्लड थिनर खाने का मतलब जो ब्लड जो थक्का जो जमा हुआ है उसको क्या करे, तो थीन करे, थीन करने का मतलब उसको पतला करने वाले ड्रग्स दिए जाते हैं। उसके बाद एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, उसके बाद एंटी प्लेटलेट ड्रग्स मीन्स क्या, तो जो थक्का जो बनाने का काम करता है वो कौन करता है, तो प्लेटलेट। तो प्लेटलेट को क्या करता है, एंटी मतलब उसके एंगेस्ट में जो वर्क करे वैसे ड्रग्स दिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेमरेजिक। हेमरेजिक में क्या होता है, तो ब्लीडिंग होगा। हेमरेजिक में क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो ब्लीडिंग में क्या दिया जाता है, नेवर क्लॉट ब्रस्टर, इसमें कोई क्लॉट वाले क्या होता है, ब्रस्टर का यूज नहीं किए जाते हैं। स्टॉप ब्लीडिंग, इसमें क्या किया जाता है, ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है। उसके बाद
कंट्रोल ब्लड प्रेशर, उसके बाद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, हार्ट रेट को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। उसके बाद सर्जरी इफ नीडेड, यदि सर्जरी जरूरत हो तो वहाँ पे सर्जरी किया जाता है। उसके बाद मैनेज ब्रेन स्वेलिंग, उसके बाद ब्रेन में जो स्वेलिंग होता है उसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। तो ये सब जो आ गया, ये सब आ गया क्या, मेडिकेशन के फॉर्म में। इसका ट्रीटमेंट प्लानिंग में मेडिकेशन के फॉर्म में हम ये बात किए जो इस्केमिक में क्या होगा और हेमरेजिक में क्या होगा। अब बात करने जा रहे हैं पीटी मैनेजमेंट। तो पीटी मैनेजमेंट का ही मेनली रोल होता है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये चीज देखा है दोनों ही, क्योंकि इस्केमिक भी देखा है और हेमरेजिक भी देखा है, दोनों ही केस मैंने देखा है। तो उसमें मेन होता है पीटी मैनेजमेंट। पीटी क्या हेल्प कर सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्या हेल्प कर सकते हैं, उन्हीं के वजह से वो फिर अपने लाइफ को रिकवर कर पाता है एंड डेली एक्टिविटी को वो फॉलो कर पाता है, एडीएल को वो फॉलो करेगा। तो उसके लिए आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। तो फिजियोथेरेपी में क्या आता है, रिकवरी एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर स्ट्रोक, रोल ऑफ पीटी। लाइफ जो है आफ्टर स्ट्रोक, स्ट्रोक के बाद का लाइफ जो है उसमें पीटी क्या करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो क्या करेंगे। तो कॉमन इफेक्ट्स देखा जाता है उसमें, जो वो स्ट्रोक वाले पेशेंट में क्या क्या हुआ होगा। तो उसमें कॉमन इफेक्ट्स क्या होते हैं, पैरालिसिस, पैरालिसिस का नाम सुने होंगे। तो पैरालिसिस जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमीप्लेजिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमीप्लेजिया। ब्रेन के जब एक साइड में अगर स्ट्रोक आता हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, तो उसके वजह से जो पैरालिसिस होगा वो होगा हेमीप्लेजिया। अगर होल मतलब कह सकते हैं कंप्लीट पूरा ब्रेन में अगर दोनों तरफ होता है तो उसके वजह से पूरा मतलब फुल बॉडी क्या होगा, पैरालाइज होगा, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिप्लेजिया। तो यहाँ पे क्या है, पैरालिसिस जिसको हेमीप्लेजिया बोलते हैं, वीकनेस जिसको हेमीप्रेसिस, वीकनेस को क्या बोलेंगे, हेमीप्रेसिस। मतलब क्या, स्ट्रोक आया या मिनी स्ट्रोक आया तो उसके वजह से हो सकता है मसल्स क्या हो सके, वीकनेस हो सके, या लिम्ब जो मूवमेंट है वो सब करने में क्या हो सके, वीकनेस हो सके, कंप्लीट पैरालाइज ना हो, पार्शियल पैरालाइज हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेमीप्रेसिस बोलेंगे। उसके बाद और उस पेशेंट में क्या हो सकता है, तो बैलेंस प्रॉब्लम, मींस क्या, वो बैलेंस बॉडी को नहीं कर पाएगा एंड बॉडी को बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होगा। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। उसके बाद क्या होगा, और मेन होता है स्पीच डिफिकल्टी। तो स्पीच डिफिकल्टी भी उसको होते हैं, बोलने में कठिनाई। ये हो सकता है ऐसे, ये जो है टेढ़ा हो जाता है, वन साइडेड हो जाता है, या तो राइट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, जिसको बेल्स पाल्सी भी बोलते हैं, फेशियल पाल्सी भी उसमें देखने को मिलता है। स्पीच बिल्कुल डिफिकल्टी होता है, टंग मूवमेंट भी नहीं हो सकता है, या आईबॉल मूवमेंट, ये सब जो है हम उसको क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस मतलब क्या, कोई भी चीज़ वो जो है सोचने समझने की क्षमता उसका बिल्कुल खो जाता है। लाइक हम कह सकते हैं अनकॉन्शियस हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाता है, वो कोई भी चीज़ वो समझ नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, या सोच नहीं पाता है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव चेंजेस। कॉग्निटिव चेंजेस उसमें हो जाते हैं। जिसका फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो हेल्प्स क्या क्या करवाते हैं, तो रीगेन मूवमेंट, उसमें क्या करवाते हैं, मूवमेंट को रीगेन करने का मतलब फिर से वापस उस मूवमेंट को लाना जो पहले वो कर रहा था, कर सकते हैं बिफोर क्या, स्ट्रोक, बिफोर स्ट्रोक जो कर रहा था वो आफ्टर स्ट्रोक भी हो, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं रीगेन मूवमेंट करवाते हैं। उसके बाद रीलर्न वॉकिंग, उसके बाद लर्न वॉकिंग करने के लिए भी रीलर्न करवाते हैं। उसके बाद इंप्रूव बैलेंस, बैलेंसिंग को क्या करवाते हैं, इंप्रूव करवाते हैं। दूसरा प्रिवेंट करते हैं कॉम्प्लिकेशन, जो भी कॉम्प्लिकेशन उसमें डेवलप होते हैं, कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में कह सकते हैं हम, पेन हो सकता है, रेंज ऑफ मोशन डिफिकल्टी हो सकता है, दूसरी नंबर चीज स्पास्टिक हो सकता है, तो ये सब जो है स्पाज्म हो सकता है। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम है उसको कॉम्प्लिकेशन को क्या करना, प्रिवेंट करना। उसके बाद मैक्सिमाइज इंडिपेंडेंट, मैक्सिमाइज पेशेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब क्या, उसको उस लायक मतलब कर देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो वो एडीएल को कंप्लीट कर सके, मतलब एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, मतलब क्या, वो बिस्तर से उठ करके बैठ जाए, ब्रश कर ले,
खड़े हो जाए, थोड़ा बहुत वॉक कर ले, तो ये सब जो है उसका एडीएल में आता है। ये सब को पे क्या कर दिया जाए तो मैक्सिमाइज इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। उसके बाद क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रेनिंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रेनिंग के लिए उसको फिर से रीगेन कराया जाए। तो ये सब फिजियोथेरेपिस्ट मैनेजमेंट करते हैं। अब सबसे लास्ट जो माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा या बहुत लोगों का रहता है, जो ये स्ट्रोक के बाद जो है वो पेशेंट कितना जल्दी रिकवर करेगा। मतलब क्या स्ट्रोक जब आया या पैरालिसिस हो गया, पेशेंट का पैरालिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ज़्यादातर नॉर्मली अगर पेशेंट को पैरालाइज हुआ है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक हुआ है बाई ऐसे तो कह सकते हैं एक्सीडेंटल भी पैरालिसिस होता है, लेकिन अगर नॉर्मली अगर किसी में पैरालिसिस होते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड कॉज होता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक की वजह से ही पैरालिसिस होते हैं, उसका सिम्टम्स ही है स्ट्रोक का पैरालाइज होना। तो जिसमें हम क्या करते हैं, इसका जो रिकवरी रेट जो होता है, रिकवरी डे जो होता है वो होता है मोस्ट रिकवरी होता है, जिसको हम कह सकते हैं 3 to 6 मंथ। इसका रिकवरी जो होता है मोस्ट रिकवरी जो होता है 3 से 6 महीना भी लग जाते हैं। कोई कोई पेशेंट जो है वो 1 मंथ में भी रिकवर कर जाते हैं। जैसे मैंने एक पेशेंट को देखा, उसको चांस नहीं था कि जो वो 1 महीने में रिकवर करेगा, लेकिन उसने 20 दिनों में क्या कर दिया, मतलब कह सकते हैं रेंज ऑफ मोशन को क्लियर कर लिया और उसका मसल का ग्रेडिंग एमएमटी लगभग सही हो गया। तो वो जो है से मतलब बहुत फास्ट रिकवर किया। कितना दिन में तो 20 डेज में। उसके बाद ब्रेन इन द प्लास्टिक कैन डिवाइड। उसके बाद अर्ली पीटी बेटर आउटकम, जो अर्ली जो होता है जैसे ही स्ट्रोक आया उसके बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट अगर करवाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट अगर अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट उस पर वर्क करते हैं, सही डायरेक्शन में सही मूवमेंट सही वे में अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, थेरेपी देते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत अच्छा आउटकम आता है। आउटकम आता है, रिजल्ट देखने को मिलता है और रिकवरी रेट देखने को मिलता है और फास्ट भी होता है। तो ये होते हैं। उसके बाद क्या होता है नेवर टू लेट टू इम्प्रूव। अगर आप लेट करते हैं, अगर इसको इग्नोर करते हैं तो या तो मेडिकेशन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं मिलते हैं, तो उसका बिल्कुल मूवमेंट क्या हो जाता है बंद हो जाता है। मूवमेंट जैसे ही बंद होगा तो क्या करेगा फिर से उसका रिकवरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा रहा क्या तो स्ट्रोक एंड इट्स टाइप्स। अगर आप लोग को इस वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कुछ भी अगर जानना हो पूछना हो तो आप लोग कृपया इसके कमेंट करें, ताकि मैं इसमें और ज़्यादा सुधार कर सकूं, इससे और ज़्यादा डीपली बता सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।